बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप बिलाल यू आर डूइंग ग्रेट। एंड बाकी तो अभी हमें किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सो इट्स ओके। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम द रेस्ट ऑफ द गाइस विल जॉइन अस। आज जो हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एपिडेमिक, प्लांट डिजीज एपिडेमिक की बात करेंगे हम। ये मैंने कंटेंट्स चेंज किए हैं क्योंकि पिछली दफ़ा आप कह रहे थे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बिल्कुल सेम है। तो हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लेकिन ये मतलब थोड़े से डिफरेंट वे में मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है आपको, ताकि एक ही चीज़ को हम 2 क्लासेस में पढ़ा रहे हों तो ये मज़ा नहीं आता उसमें। एनवायरमेंटल की फैक्टर्स की बात करें तो ये डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिजीज़ के लिए बहुत ही डिटरमिनिंग रोल प्ले करते हैं कि अगर कंट्रोल एनवायरमेंटल फैक्टर्स सूटेबल होंगे तो ही डिजीज़ होगी। तो इसमें टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सॉइल मॉइस्चर, पीएच टाइप, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और स्मॉल फैक्टर्स भी हैं ये जो हमें हेल्प आउट करते हैं या जो एक डिजीज़ को कंड्यूसिव होने में या उसको सप्रेस होने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो हर पैथोजन का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो ग्रो करता है। वो जो अगेन एक टेम्परेचर की डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि फंजाई की अगर बात करें तो जो उसके रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जैसा कि स्पोर्स हैं, उनकी जर्मिनेशन का और होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और द ग्रोथ ऑफ द माइसीलियम जो है उसका टेम्परेचर और होता है। तो लेकिन ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसका बहुत ही एक साउंड इम्पैक्ट है कि अगर एक सूटेबल टेम्परेचर मौजूद होगा तो डिजीज़ होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। स्टोरेज टेम्परेचर्स की बात करें तो सर्टेन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और नर्सरी स्टोर्स के ऊपर जो है वो हम उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, फंजाई को और बैक्टीरिया को, जो कि स्टोरेज के अंदर प्रॉब्लम कॉज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम टेम्परेचर सम टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं तो टेम्परेचर जो है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते होते हैं। Little except limited frost protection can be done to control air temperature, but greenhouse temperatures can be regulated to check disease development. तो ग्रीन हाउस में जो है वो हमारे पास एक और चीज़ है। अगर फील्ड की बात करें तो ग्रीन हाउस में जो टेम्परेचर है वो हम रेगुलेट कर सकते हैं और हम अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं टेम्परेचर को, और टेम्परेचर के ज़रिए डिजीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमें अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर का पता होगा, हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है कि अगर हमें पता होगा कि कौन-सी फंजाई किस टेम्परेचर पे है, तो हम उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तो ही हम वो उसकी एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कर सकेंगे। अब अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें उस चीज़ का इल्म नहीं होगा। इस चीज़ के लिए ये हमें अगर फ़ोरकास्टिंग करनी है, जो प्लांट डिज़ीज़ एपिडेमियोलॉजी जो हमारा कोर्स है, उसका प्राइमरी मकसद ही ये है कि वक़्त से पहले बीमारी का बताना और उसको मैनिपुलेट करके उसको अवॉइड करना या मैनेज करना। तो जो फ़ोरकास्टिंग है उसमें उसके लिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर्स का पता होना, ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ, और एपिडेमिक्स या एपिफाइटोटिक्स का कि वो किस वक़्त किस सिचुएशन में आती हैं, इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो टेम्परेचर जो है वो डिटरमिनिंग फैक्टर है सीज़नल और रीजनल इंसिडेंस ऑफ द डिज़ीज़ में, और डिटरमिन करता है ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास व्हीट के ऊपर रस्ट आ जाए तो हमारे जो बीमारी है वो बॉर्डर को नहीं देखती। अगर इंडियन पंजाब में बीमारी आई है तो वो पाकिस्तानी पंजाब में भी आ सकती है, और अगर पाकिस्तानी पंजाब में बीमारी आई है तो वो इंडियन पंजाब में भी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा बहुत सी चीज़ों के। टेम्परेचर हमारे पास सेम है, तो अगर विंड्स यानी कि डिज़ीज़्ड एरियाज़ टू हेल्दी जाएगी तो वो वहाँ पे इम्पैक्ट हो जाएगा डिज़ीज़ का। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात करें तो कूलर प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड पे ऊपर ये डिजीज़ होती है, लेकिन विंटर के अंदर सब ट्रॉपिक एपिडेमिक्स हैं। इनके अंदर एग्ज़ाम्पल्स मैंने डिफरेंट बताई हुई हैं, तो आप इनको याद कर सकेंगे। और आपने ये जो प्रैक्टिकल है, ये इसी टाइटल के साथ आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है, और अटेंडेंस के लिए आपको आपको लिख के आपने फ़ोटो सबमिट करेंगे, तो आपकी अटेंडेंस कंसीडर की जाएगी। टेम्परेचर का डीप प्रीडिस्पोजिंग इफेक्ट अगर हम देखें टोबैको के ऊपर तो थैलेरोप्सिस वेसिकोला जो है वो 17 से 23 के ऊपर बहुत डैमेज करता है, लेकिन यही टेम्परेचर अगर हम उसको बढ़ा दें 28 से 30 कर दें तो जो डैमेज है वो कम हो जाता है और टोबैको की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। दिस शोज दैट होस्ट इज वीकेंड एंड लोअर टेम्परेचर, इससे पता चलता है कि जो लोअर टेम्परेचर है वो जो है वो होस्ट को कमज़ोर करता है,
वायरस जो है वो भी इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो वायरस का इन्फ्लुएंस कम है और होस्ट ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है, तो डिज़ीज़ जो है वो सुप्रेस कर जाएगी, वो ओवरशैडो कर देगी होस्ट को और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें डिज़ीज़ नज़र आ सकती है। टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें, तो ये स्मॉल नेक्रोटिक डिस्क्रीट लीजन्स प्रोड्यूस करता है ऑन टोबैको प्लांट्स एट लो टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही 28 से 35 की तरफ हम लेके जाएँगे, वो इकट्ठे हो जाएँगे, डिज़ीज़ बिकम एपिडेमिक इफ इट कंटिन्यूड फॉर द फ्यू डेज़। ये टोबैको मोज़ेक वायरस की बात कर रहे हैं। पीछे जो हमारी एग्ज़ाम्पल थी वो थीलेरॉक्सिस वेसिकोला की थी कि जिसमें हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो जो है वो टोबैको प्लांट जो है वो यानी कि अपने आप को बचा गया। लेकिन दूसरी बीमारी में टेम्परेचर बढ़ा तो एपिडेमिक आ गई। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो ज़्यादा, तो इसमें जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो भी हाई टेम्परेचर को पसंद करता है। तो जैसे ही वो फ़ील्ड के अंदर आया, ऑल्दो टोबैको के लिए अच्छा था, लेकिन टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए वो उससे भी अच्छा था, तो वो क्रॉप को ओवरशैडो कर गया और उसने वहाँ पे तबाही मचा दी। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे पास डिजीज़ेज़ में, दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आप नमी का तनासुब कह सकते हैं। ये जो नमी का तनासुब है, ये हमें अब खबरों में पहले बताया जाता था, अब भी आता है। तो ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इट प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिज़ीज़ डेवलपमेंट। जैसे कि फंगल स्पोर जर्मिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज रॉट्स है, उसके अंदर इसका किरदार बहुत अहम। राइज़ोपस सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो की बात करें, तो वो ये है कि वो 85 टू 9 मतलब हाई ह्यूमिडिटी पे नहीं होती। इसके बरअक्स अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो पाउडरी मिल्ड्यू के जो स्पोर्स हैं, वो 90 टू 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे बहुत ज़्यादा होते हैं। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अगेन जो हम जिस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या जो डिज़ीज़ अंडर डिस्कशन होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेंगी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए या नहीं। ओवरऑल एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी या जो मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो डिजीज को फेवर करता है। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एप्पल स्कैब के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए और मॉइस्चर मौजूद हो तो डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती है। तो आप ये चीज़ें आपने इस तरह से भी देखनी है कि आपने कोरोना फॉर एग्जांपल एपिडेमिक, क्योंकि ये एपिडेमियोलॉजी का कोर्स है, तो कोरोना में हमने देखा है कि शुरू-शुरू में बातें हुई थी कि जो टेम्परेचर लो होगा या मतलब सर्दियों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा फैलेगी। तो वो उसकी बेसिक रीज़न सिर्फ़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही थी। अगर हम हाई ह्यूमिडिटी की बात करें, इट फेवर्स डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ लीफ एंड फ्रूट डिजीज़ेज़ कॉज्ड बाय फंजाई। हाई ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत सी डिजीज़ेज़ को फेवर्स करती है। ग्रीन हाउस क्रॉप्स की बात करें तो लीफ मोल्ड ऑफ टोमेटो और डिके ऑफ फ्लावर्स लीफ स्टेम्स, ये तो है हमारे पास बोट्राइटिस साइनेरिया की। ये लोअरिंग एयर ह्यूमिडिटी से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो एंड प्रेसिपिटेशन है इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉग, जो ये सीजनल और लोकल इंसिडेंस ऑफ द डिजीज जो है इम्पैक्ट करती है। अगर हमारे पास अगर जैसा कि हमने अभी एप्पल स्कैब के अंदर ही पढ़ा कि अगर हम उनको कट कर दें तो जो है वो पत्ते ड्राई हो जाएंगे और डिजीज नहीं आएगी। तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट मैनिपुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। इसी तरह सॉइल मॉइस्चर जो है वो भी इन्फेक्शन और सिविरिटी ऑफ डिजीज को डिपेंड करता है। जर्मिनेशन और इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द पैथोजेंस है उसको चाहिए मॉइस्चर फॉर द डेवलपमेंट एंड सिविरिटी। डाउनी मिल्डी जो है वो उसको ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है देन पाउडरी मिल्ड्यूज फॉर डिजीज इनिशिएशन, यानी कि डिजीज इनिशिएट होने के लिए अगर मोर मॉइस्चर है तो डाउनी मिल्ड्यू जो है वो तेज़ी से फैलेगा। इसी तरह अगर हम बात करें सॉइल मॉइस्चर्स की, तो सॉइल मॉइस्चर जो है वो भी लिमिटिंग फैक्टर है इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन रूट रॉट एपिडेमिक्स। अगर हाई सॉइल मॉइस्चर है तो वो डिस्ट्रक्टिव वाटर मोल्ड फंजाई जैसा कि एफिनोमाइसिस एपिथियम एफाटोफ्थोरा है, ये हमारे पास सॉइल फंजाई हैं, ये बड़ी तेजी से फैलती हैं। और यही प्रॉब्लम हमारे पास हाउस होल्ड प्लांट्स में ही है कि हम अमूमी तौर पे जो भी पानी बचा वो पौधों को डालते रहते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे एक्सेसिव वाटरिंग हो जाती है। उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाती है और रूट्स जो हैं वो ससेप्टेबल हो जाती हैं रॉटिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आप देखें कि एक सॉइल मॉइस्चर को आपने इंक्रीज़ किया और उसका इम्पैक्ट हो गया रॉटिंग के ऊपर। अगर हम एग्जांपल्स ऑफ एपिडेमिक्स अंडर लो सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो टेक ऑल ऑफ सीरियल्स, चारकोल रॉट ऑफ कॉर्न, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो एंड अनियन व्हाइट रस्ट जो है रॉट जो है वो हमारे पास
एपिडेमिक फॉर्म में आती है, लो मॉइस्चर की फॉर्म में। अदर देन दैट जो हमारे पास जो चौथा जो फैक्टर है दैट इज सॉइल टाइप। सर्टेन पैथोजन जो है वो लूमी सॉइल्स और कुछ जो है वो क्लेई सॉइल्स के अंदर इम्पैक्ट करते हैं प्लांट्स को। अब अगर हम बात करें फेमेटोट्राइकम रूट रॉट की, तो ये 2000 किस्म के पौधों के ऊपर इम्पैक्ट करता है, जिसमें कॉटन भी शामिल है। दिस फंगस जो है ये ब्लैक अल्कलाइन सॉइल्स में बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। मतलब अगर हमारे पास अल्कलिनिटी की तरफ जाएंगे तो वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फंगस का अटैक ज़्यादा हो जाए। एंड दे आर लो इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि अगर हमारे पास एसिडिक सिचुएशन में जाएं या ऑर्गेनिक मैटर वाली सॉइल्स में, तो वहाँ पे ये जो डिजीज़ है वो अटैक नहीं करती। सॉरी। अगर हम फ्यूजेरियम विल्ट की बात करें तो ये लाइटर एंड हायर सॉइल जो हैं, जो यानी कि टोपोग्राफिकली हायर और वैसे जो लाइट सॉइल्स हैं उनके अंदर जो डिजीज़ है वो उसको वो ये फेवर करती है फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज़ को। इसी तरह नीमाटोड्स की बात करें तो लाइटर सॉइल जो हैं उनके अंदर वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, उनके पास स्पेस होती है, वो जाते हैं और अटैक करते हैं। तो सॉइल टाइप जो है लाइटर सॉइल जो है वो नीमाटोड को मूवमेंट में और अटैक करने में हेल्प आउट कर रही है। इसी तरह अल्कलिनिटी और एसिडिटी यानी कि पीएच की बात करें तो ये भी सम डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन में हमें हेल्प आउट करती है। The influence is on the pathogen. Potato scab is more in dry alkaline soils and club rot of crucifer is in wet acidic soil. So again question is कि जो डिजीज आप डिस्कस कर रहे हैं उसके मुताबिक आप कहेंगे कि पीएच हाई करनी है या लो करनी है। ऐसी भी डिजीजेज हैं जो लो पीएच के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं और ऐसी भी हैं जो हाई पीएच के ऊपर इम्पैक्ट करें। जैसा कि हम अगर अल्कलिनिटी की तरफ जाएं तो पोटैटो स्कैब जो है वो मोर देन 7 जो है वो इम्पैक्ट होती है, और क्लब लॉट ऑफ क्रूसीफर्स की बात करें तो ये 5.7 से 6.2 पीएच के ऊपर इम्पैक्ट हो रही है। इसी तरह हमारे पास फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफएसपीपीसी, ये हमारे पास पी की डिजीज है। ये अल्कलाइन सॉइल जो है वो उसको फेवर करती है, और जो लाइकोपर्सिसाई है कॉजिंग विल्ट इज फेवर्ड बाय एसिडिक सॉइल। सो अगेन जो कॉन्सेप्ट है बात समझने वाली वो ये है कि alkalinity and acidity of the soil can have an impact on the disease that is that cannot be simplified, that will be dependent on every single disease whether it likes the alkalinity or acidity. So उसके मुताबिक ही हम उसकी मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे। जो इसके बाद जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो डिजीज एपिडेमिक्स के अंदर अपना रोल प्ले कर सकता है दैट इज लाइट इंटेंसिटी एंड डे लेंथ। It affects survival of the inoculums, pre-penetration process, length of the inoculation period, sporulation and pathogenic effect. तो ये शुरू से यानी कि इन्फेक्शन होने से आगे दोबारा से फैलने तक उन तमाम प्रोसीजर्स को इम्पैक्ट करती है। The expression of symptoms and severity of some viral diseases gets affected by light। और ये होता है कि वायरल डिजीजेज में अगर लाइट का मतलब प्रॉपर रहे या इम्प्रॉपर हो जाए तो बिल्कुल मिक्स्ड सिम्टम्स आ जाते हैं और उनको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी तरह जो लाइट है वो प्लांट्स को प्री डिस्पोज भी कर सकती है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो वो प्लांट्स को वीक करके इन्फेक्शन के लिए प्री डिस्पोज कर सकती है। न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं दैट आर एसेंशियल फॉर गुड एंड फास्ट ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड द पैथोजन डिपेंड to the host plant to get their nutrition. So all these NPK, calcium, boron, copper, iron, magnesium, manganese, mobile, sulfur and zinc ये तमाम एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब इनको अगर हम डिसबैलेंस करते हैं तो वो डिसबैलेंस जो है वो क्रॉप को इम्पैक्ट करता है, और क्रॉप को इम्पैक्ट होने की सूरत में जो पैथोजन है वो आइदर अट्रैक्ट होगा या सुप्रेस होगा। जैसा कि एक्सेसिव नाइट्रोजन जो है वो लॉन्ग वेजिटेशन पीरियड को करती है, और जब अगर लॉन्ग वेजिटेशन पीरियड होगा तो पैथोजन की ससेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। इसके बाद जो फास्फोरस है वो प्रमोट करती है गुड रूट डेवलपमेंट और मेच्योरिटी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कम होने के चांसेस। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो सिविरिटी ऑफ रूट रॉट ऑफ पी जो है उसको इंक्रीज करती है। अगर कैल्शियम की क्वांटिटी पूरी होगी तो ये अवॉइड करेगी रूट रॉट ऑफ पी को। इसी तरह पोटाशियम फेवर्स फ्यूजेरियम विल्ट। अगर लो लैंड है पोटाशियम जो है पोटाशियम की अगर ज़मीन के अंदर पोटाशियम की कमी है तो फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन और टोमेटो दोनों हो सकती हैं।
सो ये बेसिकली थोड़ा से मैंने आपको आपकी आसानी के लिए ये इनको चेंज किया है। आपने इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है, आपने इनको समझना है और बाकी यही चीज़ें हमने आपको डॉक्टर खालिद साहब ने पढ़ाई होंगी, तो आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेटर हो गए होंगे। अब हमने इसको अपने नोटबुक के ऊपर लिखना है और लिख के आपने फ़ोटो सेंड करनी है अपनी अटेंडेंस के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ डू आस्क। सो अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्योंकि 6 बजने वाले हैं तो आपका पैकेज के भी ख़त्म होने वाला होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे होगी क्लास और इस दौरान इस वीक आई होप आई विल हैव टाइम तो हम जो अपनी प्रेजेंटेशन है और फ्लैक्स है उसको फाइनलाइज़ करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर हमारी अटेंडेंस इधर हो जाएगी या फिर हमने वो वहाँ पे जाके लिखना है? ये अटेंडेंस के लिए मैंने आपको कहा है कि आपने नोटबुक के ऊपर लिखना है और लिख के वो आपने सेंड करनी है तो अटेंडेंस हो। नहीं सर, वो जो पिछला लेक्चर था हमारा जो वो उसकी आपने आपने नोटबुक। आपने अभी तो सुना है, उसकी 5 लाइनों की समरी आप वहाँ पे लिखेंगे, तो वो हो जाएगी। जी ठीक सर। ठीक थैंक है, यू थैंक सर। यू, वेलकम। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।